नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो बैच शुरू किया था लेखपाल गणित का, वो अब कंटिन्यू हो गया है आज से। अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हैं या फिर एनटीपीसी की, ग्रुप डी की या फिर एसएससी की किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें गणित जरूर आता है। और ये गणित मैं इस तरह से डिजाइन किया हूं, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए। नाम है लेखपाल का, लेकिन एग्जाम आप कोई भी दीजिए। और अगर आप कोई तैयारी नहीं करते, एक आम आदमी हैं, तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और गणित पूरा सीखिए। क्योंकि ये जो मैं आज टॉपिक जो मैंने चुना है, युगपत समीकरण, ये पूरा व्यवहारिक है। आपके व्यवहारिक जीवन में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। ठीक, तो आप अपने व्यवहारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हिसाब करने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। और जो लोग तैयारी करते हैं वो ध्यान से देखें कि युगपत समीकरण जो होता है वो गणित की ऋण होती है। जब आप आगे पढ़ेंगे, कोई भी गणित का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें युगपत समीकरण की सवाल जरूर रहेगी, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट नहीं रहेगी, इनडायरेक्ट रहेगी। तो अभी आप डायरेक्ट पढ़ लीजिए ताकि आपका हर चैप्टर बिल्कुल आसान लगे। ठीक, तो मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्किप मत करिएगा, हर एक बात को अच्छे से समझिए। क्योंकि एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आप समझ जाएंगे। युगपत समीकरण का मतलब ये होता है, पहले इसका मतलब जान लीजिए। युगपत समीकरण, समीकरण समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ में एक अनकंप्लीट रहता है। जैसे x धन 5 बराबर 7 लिख दिया जाए तो यहां पर आपको जो ये चर पद है x, इसका मान निकालना है कि इस x के स्थान पर क्या रहेगा। तो इस x के स्थान पे 2 रहेगा, क्योंकि 2 में 5 जोड़ोगे तभी 7 होगा। तो कहने का मतलब कि बराबर के बाएं भी बराबर के दाएं भी अंक जरूर लिखे रहेंगे और एक जगह एक अक्षर रहेगा और उस अक्षर का मतलब आपको बताना है। तो अब इसी की अगर मैं बात करूं तो यह एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब जिसमें केवल एक अक्षर का मान बताना हो। अगर मैं इसी में y भी कर दूं, अगर ठीक है y भी लिख दूं, तब अब यहां पे क्या हो गया, x का भी मान बताना है और y का भी मान बताना है। तो दो चरों का मान बताना है ना। तो जब दो चरों का मान बताना पड़े उसे युगपत समीकरण कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? जब केवल एक अक्षर का मान बताना हो तब रैखिक समीकरण है, और जब दो अक्षरों का मान बताना हो तो युगपत समीकरण है। ठीक, तीन अक्षरों का नहीं, दो अक्षरों का। और अक्षरों को चर कहते हैं, अंकों को अचर कहते हैं। अचर का मतलब जो कभी बदलेगा नहीं, 5 है तो 5 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा। लेकिन चर का मतलब कि x है तो इसके स्थान पे आप y भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, क भी लिख सकते हो, ख भी लिख सकते हो, वो अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। तो इन्हीं का मान आपको समझना है। तो चलिए मैं पहली सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। मान लीजिए लिखा है x प्लस वाई बराबर 5 और फिर लिखा है x माइनस वाई बराबर 1, और ये सवाल नंबर 1। अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि x और y का मान बताओ। मतलब आपको बताना है कि x के स्थान पे क्या रहेगा और y के स्थान पर क्या रहेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये दो लाइन में जरूर है लेकिन सवाल एक ही है। और जो x है वो जो यहां है वही x यहां है। इसका मतलब कि x का मान जो भी आएगा वो यहां, अगर x का मान 3 आ रहा है तो यहां भी x का मान 3 होना चाहिए। y का मान 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, तभी सेट हो पाएगा। देखो 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 5, और 3 में 2 घटाओगे तो क्या होगा 1। इसका मतलब यहाँ x का मान 3 और y का मान 2। अगर कुछ और रख दोगे तो नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर x का मान रख दिया आपने 4, y का मान रख दिया 1, तो 4 और 1 5 तो हो रहा है, सही है। लेकिन 4 में 1 घटाने पर 3 हो रहा है। तो अगर यहाँ x माइनस वाई बराबर 3 होता तब x का मान 4 और y का मान 1 होता। बात समझ आ रही है ना? इसका मतलब कि जो भी x और y का मान निकलेगा वो दोनों पक्षों को उसे बराबर करना पड़ेगा,
तभी वो x का मान माना जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम इसे लगाएंगे कैसे। अब देखिए, लगाने के क्रम में पहला स्टेप आपको ये ध्यान में रखना है कि y बराबर होना चाहिए या x बराबर होना चाहिए। तो दो में हम एक ही बात ध्यान में रखते हैं, आप यही ध्यान में रखिए कि y बराबर होना चाहिए। y बराबर का मतलब कि अगर यहाँ एक y है तो यहाँ भी एक y हो, यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y, यहाँ 3y तो यहाँ भी 3y। अभी आगे समझ जाएंगे और सवाल लगाएंगे। तो यहाँ तो x भी बराबर है, y भी बराबर है। तो जब y बराबर है तो ये बहुत सरल सवाल मानी जाएगी। जैसे आप भिन्न के जोड़ में अगर हर बराबर मिल जाए तो भिन्न का जोड़ बहुत सरल माना जाता है, वैसे ही इसमें अगर y का मान बराबर मिल जाए तो बहुत सरल माना जाता है। अब पहला स्टेप आपका कंप्लीट कि y का मान बराबर है। अब जब y का मान बराबर है तब आप y में चिन्ह क्या क्या लगे हैं ये देखेंगे। तो चिन्ह अगर, अब ध्यान से सुनिएगा, चिन्ह अगर दोनों में अलग अलग है अलग का मतलब एक जगह जोड़ एक जगह घटाना, यहां जोड़ यहां घटाना, या फिर यहां जोड़ यहां घटाना हो सकता है। मतलब y का मान बराबर है और उसके बाद आपको चिन्ह देखना है। अगर चिन्ह अलग अलग है तब आपको इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। ये दो समीकरण हो गए हैं, मैं फिर से लिख देता हूं, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण पहला है, और x माइनस वाई बराबर 1, यह समीकरण दूसरा है। और इन दोनों समीकरणों को आपको जोड़ना है। कब जोड़ना है? जब दोनों y के चिन्ह अलग अलग रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जब अलग अलग रहेंगे तब। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब अलग अलग रहेगा और हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह अगर अलग अलग है तो घट जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। प्लस में y जोड़ेंगे और बराबर अंक है तो खत्म हो जाएगा, यानी कि y को हमें गायब करने के लिए हमें यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाना है। अगर यहाँ दोनों जगह सेम चिन्ह होता, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तब हम माइनस का चिन्ह लगाते, क्योंकि जब सेम चिन्ह है तो घटाएंगे तब y गायब होगा, और अगर घटाना का चिन्ह है दोनों जगह तब भी घटाएंगे तभी गायब होगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर इनका चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ का चिन्ह लगाइए, अगर चिन्ह सेम है या घटाना का ही है या जोड़ का ही है तब आपको यहाँ माइनस का लगाना है। तो चलो, जब प्लस का लगा दिए तो ये खत्म हो गया। अब x में x को जोड़ दिया, कितना x हो गया? 2x। 1x 2x। एक छिपा रहता है, एक कभी भी अक्षर के साथ नहीं लिखा जाता। 5 में 1 जोड़ा गया, 6 आया। सीधा सीधा आपका मतलब हो गया कि 2x बराबर 6, यानी कि 2 में किसका गुणा किया जाए कि 6 आए। 2x का मतलब 2 गुणित 6, तो 2 में किसका गुणा किया जाए तो 6 आए। तो इसके लिए 6 में इस 2 का भाग कर दो तो पता चल जाएगा किसका गुणा किया जाए। तो 6 में 2 का भाग करेंगे, क्या आएगा? 3। इसका मतलब आ गया x बराबर 3, और ये पहली बात बिल्कुल क्लियर हो गई, x का मतलब 3। तो हर युगपत समीकरण में आप x का मान ऐसे ही निकालिएगा, बहुत सरल निकालना है ये। अब निकालेंगे y का मान। तो y का मान निकालने के लिए आप इस x के मान को चाहे पहले समीकरण में रख दो चाहे दूसरे समीकरण में रख दो। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले वाले में ही रखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5। अब x का मान आया क्या है? 3, तो x के स्थान पे हो गया 3। धन y का मान तो आया नहीं है तो y पड़ा रहने दीजिए। अब देखो, ये और ये सजाती हैं, तो 5 के साथ 3 लिखा जाएगा, लेकिन चिन्ह उसका अलग हो जाएगा। ये मैंने रैखिक समीकरण में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे +3 है, 5 के बगल गया तो -3 हो गया, यानी कि पक्षांतर होगा तो चिन्ह अलग हो जाएगा। y बराबर 5 में से 3 गया 2। तो क्लियर हो गई बात। x का मान आया 3 और y का मान आया 2, सभी तो 3 2 5, 3 में 2 गया 1। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, दूसरी नंबर की। 3x धन 2y बराबर 6,
2x धन 3y बराबर 7। अब इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है। देखिए बात वही आ गई फिर से ना, पहले सवाल में y का मान बराबर था, इस सवाल में y का मान बराबर नहीं है। तो आपके सामने हमेशा दो ही सिचुएशन आएगी, या तो y का मान बराबर रहेगा या तो नहीं रहेगा। बस x को देखना ही नहीं है कि बराबर है कि नहीं, केवल आपको y को देखना है। अब आप क्या काम करिए, इसको एक बार और लिख दीजिए। मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से तो समझ जाइए, बाकी आप परीक्षा हाल में नहीं लिखेंगे, वो तो डायरेक्ट करने लगेंगे। देखिए 3x धन 2y बराबर 6, 2x धन 3y बराबर 7, ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा। जब y का मान बराबर होता है तो हम चिन्ह देखते हैं, अगर सेम चिन्ह है तो घटाना का लगाते हैं, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ का लगाते हैं, और जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, y कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर घटाना का भी चिन्ह लगाएंगे तो 3 में 2 घटाएंगे, 1 y बचा रहेगा। जोड़ का लगाएंगे तो 3 2 5 y हो जाएगा। मतलब किसी भी हाल में y गायब ही नहीं हो रहा है। हमें y को गायब करना है लेकिन गायब हो ही नहीं रहा है, और जब तक गायब नहीं होगा, मतलब विलोपन विधि है ये, जब तक y का विलोप नहीं होगा तब तक सवाल लगेगी नहीं। तो इसलिए y को बराबर करना पड़ेगा। जब y बराबर है तो ठीक है, y बराबर नहीं है तो y को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए पहले समीकरण में दूसरे वाले y का गुणा कर दो और दूसरे समीकरण में पहले वाले y का गुणा कर दो। अक्षर का नहीं, केवल अंक का। जैसे यहाँ 2y यहाँ 3y है, तो इस समीकरण में ये वाले y का मान जो मतलब 3 लिखा है y के साथ, इस 3 का ऊपर गुणा करो और इस 2 का नीचे, तिर्यक गुणा। तो 3 का फिर सब में गुणा करना है, 3 त्रिका 9x धन 3 दूना 6y बराबर 3 छंग 18। इसे आप समीकरण तीसरा मान सकते हैं। अब इसके ठीक सामने 2 का 2 में गुणा किया, 2 दूना 4x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 2 सत्ते 14, और इसे समीकरण 4 मान सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि यहां तक तो बहुत सरल है, बहुत समझना आपको नहीं पड़ा होगा, समझ गए होंगे कि हमने क्या बताया। जब y का मान अलग अलग हो तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे गुणा करके y का मान बराबर कर दो। जब आप बराबर करोगे तो x का भी मान, मतलब x का भी अंक चेंज हो जाएगा दोनों में, और यहाँ जो सेम अलग से अंक है वो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि सब में गुणा हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि जब y बराबर हो गया तो चिन्ह देखो, चिन्ह तो दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब घटाना का चिन्ह लगाएंगे। जब अलग अलग रहेगा तो जोड़ लगाएंगे। तो घटाना का लगा देंगे तो 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 9 में से 4 गया 5x, 18 में से 14 गया 4। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4, सही है। 9 में से 4 गया 5x, खत्म हो गया। 18 में से 14 गया 4। अब क्या करेंगे, 5 में किसका गुणा किया जाए तो 4 आ जाए, तो 5 में तो किसी का गुणा करने पर 4 नहीं आएगा पूर्णांक में, यानी यहां पर भिन्न ही रहेगा। तो x बराबर क्या हो गया 4/5। अब 4 में 5 का भाग कर दो तो 0.8 आएगा। इसका मतलब यहां पर x का मान हो गया 0.8 या 4/5, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि समीकरण में x का मान निकालना है, चाहे पूर्णांक में आए, चाहे दशमलव में आए, चाहे जिसमें आए। अब इसी x का मान इन चारों समीकरण में कहीं भी रख दो। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा आप पहले में रखिएगा। तो पहला यहां क्या है 3x धन 2y बराबर 6, 3 गुणित x का मान क्या है 0.8, 0.8 आपने लिख दिया, धन 2y बराबर 6। अब 8 त्रिक 24 यानी कि 2.4 हो गया यहां पर, धन 2y बराबर 6, 2y रहने दो, 6 के साथ 2.4 को घटा दो, तो क्या आएगा 6 में 2 गया
4, लेकिन इधर है तो 3.6, 6 में से 2.4 घटाएंगे तो 3.6 आएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 3.6/2, क्योंकि y के साथ 2 है। 3.6 में 2 का भाग करेंगे तो 1.8। इसका मतलब x बराबर 0.8 और y बराबर क्या आ गया, 1.8। और आपकी सवाल हल हो गई। x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। ये तो हो गया युगपत समीकरण आप कैसे हल करेंगे। अब एक सवाल ऐसे देख लीजिए जो एकदम व्यवहारिक जीवन पर आधारित है, परीक्षा में भी आती है, ताकि आप समझ पाए कि ये जो हमने सीखा इसका महत्व कहां पर है। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि क्या आप इसे बिना युगपत समीकरण के लगा सकते हैं। तो शायद नामुमकिन है, नहीं लगा पाएंगे बिना युगपत समीकरण के। सवाल है, 5 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य 2900 रुपए है तथा 4 कुर्सी 4 मेज का मूल्य 2800 रुपए है, तो एक कुर्सी एवं एक मेज का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर संयुक्त मूल्य है, 5 कुर्सी 3 मेज दोनों का मिला के 2900 रुपए है। अगर ऐसा नहीं करते, 4 कुर्सी 4 मेज लेते हैं तो 2800 रुपए है। तो आपको अगर एक कुर्सी और एक मेज ही लेना है या पता करना है कि एक मेज और एक कुर्सी का दाम कितना कितना है, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए, माना एक कुर्सी x रुपए की है और एक मेज y रुपए का है। मान लीजिए कुर्सी का अलग दाम, मेज का अलग दाम। माना एक कुर्सी का दाम x रुपए, एक मेज का दाम y रुपए। अब पहली लाइन में लिखा है कि 5 कुर्सी 3 मेज का मूल्य कितना है। तो एक कुर्सी का मूल्य 5 x रुपए, तो 5 कुर्सी का मूल्य 5x रुपए, प्लस एक मेज का मूल्य y रुपए, तो 3 मेज का मूल्य 3y रुपए, और कुल कितना है 2900 रुपए। ये समीकरण बन गया पहला। यानी पहली बात यह है कि 5 कुर्सी 5x रुपए की, 3 मेज 3y रुपए का, और पूरा 2900 रुपए। दूसरी कंडीशन में है कि अगर 4 कुर्सी करेंगे और 4 मेज करेंगे तब इसका दाम 2800 रुपए होगा। अब इसे आपको हल करना है, एक कुर्सी और एक मेज का दाम बताना है। तो x का मान जो आएगा वो एक कुर्सी का दाम होगा, y का मान जो आएगा वो एक मेज का दाम होगा। अब हल करिए, तो यहाँ पे y बराबर नहीं है, बराबर करना है तो नीचे वाले y का ऊपर में गुणा और ऊपर वाले y का नीचे में गुणा। तो चलो करो, 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20x धन 4 तिहाई 12y बराबर 4 0 में 0, 4 0 में 0, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 29 का 4 में गुणा किया। ठीक है, 4 0 में 0, 4 0 में 0, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11। इसे आप समीकरण तीसरा मान सकते हैं। अब 3 का 4 में गुणा किया, 3 चौक 12x, फिर से 3 चौक 12y, फिर से 3 0 में 0, 3 0 में 0, 3 8 24, 3 दूना 6 2 8, और ये समीकरण मान लीजिए चौथा है। अब आप जानते हैं y बराबर हो गया, चिन्ह भी बराबर है तो घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 20 में से 12 गया 8, और इधर घटा दीजिए 0 0, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 8 गया 3। तो x बराबर क्या हो गया, 3200 में भाग हो गया 8 का, तो 8 चौक 32, 400 रुपए। इसका मतलब कि एक कुर्सी का दाम कितना हो गया, 400 रुपए। एक कुर्सी हो गई 400 रुपए की, क्योंकि आ गया ना x बराबर 400। तो एक कुर्सी 400, 2 कुर्सी 800, 3 कुर्सी 1200। ये तो आप समझ गए होंगे कि जब एक कुर्सी का दाम आ गया तो चाहे कितनी कुर्सी का निकालिए। अब y का मान निकालना है, यानी कि मेज का। तो किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम पहले में ही रखना सीखे हैं। तो 5 गुणित x, x का मान क्या है 400, धन 3y बराबर कितना है 2900।
अब देखो 5 चौक 20, यानी कि यहां हो गया 2000 धन 3y बराबर 2900। 3y बराबर 2900 माइनस 2000 बराबर 900। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि यहां हमने जब x लिखा था तो 8 का भाग दिया था, जब यहां पे 3y लिख रहे हैं तो इसका हम घटाना कर रहे हैं, तो सही सोच रहे हैं। जब आप डायरेक्ट जो मतलब जो डायरेक्ट अक्षर के साथ जो अंक लिखा रहता है ना, वो जब दूसरी तरफ जाता है तब उसका भाग होता है। बाकी जब अलग रहता है जोड़ और घटाने के साथ तो वो भाग नहीं होता। जोड़ है तो घटाना लगेगा, घटाना है तो जोड़ लगेगा। अब y बराबर क्या हो गया 900 बटे 3, तो कितना आएगा 300 रुपए। इसका मतलब सवाल लग गई, एक कुर्सी 400 रुपए की है, एक मेज 300 रुपए का है, और अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो एक कुर्सी और एक मेज कितना हो गया 700 रुपए का। इस तरह से 2 कुर्सी 2 मेज 7 दूनी 1400 रुपए। कुछ भी कहेगा आप बता लेंगे, क्योंकि जब एक कुर्सी निकाल लिए एक मेज निकाल लिए तो ऐसा भी तो कह सकता है ना, बताओ 5 कुर्सी 10 मेज का मूल्य, तो 5 कुर्सी का मूल्य 5 चौक 20 2000, 10 मेज का मूल्य 10 तिहाई 30 3000, फिर जोड़ दो सबको, तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमारी एक सवाल थी जो मैंने आपको समझाया एकदम व्यवहारिक जीवन पर। अब अगर आपने अच्छे से समझा है तो एक सवाल आपके लिए है, ये आप अपने से लगाइए और इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, एक कुर्सी तथा 2 मेज का मूल्य 1700 रुपए है, 2 कुर्सी एवं एक मेज का मूल्य 1600 रुपए है, तो 3 कुर्सी एवं 4 मेज का कुल मूल्य कितना होगा। ये आप हल करिए और सबसे पहले जो कमेंट में लिखेगा सही उत्तर, उसका मैं अगले वीडियो में नाम जरूर लूंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।